नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संरक्षण होने जा रहा। आयोजित 100 लेखक, 40 सेशन और 10 किताबों का होगा विमोचन। नैनीताल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने लिया आपदा क्षेत्र का जायजा। भूस्खलन आपदाग्रस्त गांव का किया निरीक्षण। क्षेत्र में जल्द कार्य शुरू करवाने का दिया आश्वासन। रुड़की में मनाई पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। प्रदेश अध्यक्ष ने मिसाइल मैन के कार्यों को किया याद। पूर्व राष्ट्रपति के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। उन सभी को सीधे सीधे रोजगार देने का काम होगा। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं। इस रोजगार मेले को सफल बनाने वाली सभी कंपनियां, उनके आए हुए प्रतिनिधि, उनका पूरा मैनेजमेंट, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन सब युवाओं को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं जिनके लिए आज ये अवसर रोजगार का यहाँ पर प्रदान हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रत्येक युवा साथी यहाँ से अपने जीवन को नया आयाम देते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। हमारा हर स्तर पर यह प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाए और उनका हर प्रकार से उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनके भविष्य का एक निर्माण किया जाए। आज हमारे द्वारा स्वच्छता के साथ सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, उन सभी खाली पदों पर बहुत तेजी से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। क्या हुआ, इनको एक बार बैठा दीजिए सब लोगों को। ये बैठ जाए क्यों, नहीं खड़े क्यों हैं? अभी ले लेंगे एप्लीकेशन सबकी, अभी ले लेंगे अभी सबकी लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले कई सालों से, सन 2014-15 से जब से ये आयोग बना, भाई जिसको नहीं बैठो, पिछले दिनों चूंकि ये रोजगार की बात है और आज रोजगार मेला लगा हुआ है, इसलिए सबके संज्ञान में आना चाहिए कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। आज तक चल क्या रहा था? 2014-15 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को रोजगार की एक एजेंसी थी, रोजगार के एग्जाम करवाती थी और समूह गौ की परीक्षाओं की प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करती थी। जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर लगातार उसमें जो है गड़बड़ियां आ रही थी, बार बार उसमें शिकायतें आ रही थी, हर बार कोई न कोई शिकायत आती थी, कोई परीक्षा होती थी उसके बाद शिकायत आती थी। भाइयों बहनों, बार बार ये मामला उठता रहा। इस बार फिर से यह मामला उठा कि कुछ भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। मेरे पास कुछ नौजवान बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि आए, मैंने उनको आश्वस्त किया। मैंने कहा कि आज तक क्या होता रहा है मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन निकट भविष्य में अब एक भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। भाइयों बहनों, मैंने इसकी जांच करवाई, मैंने प्रारंभिक जांच करवाई, क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता कि कोई भी एकदम से शिकायत आए और एकदम से रिपोर्ट लिख दी जाए। जांच होनी चाहिए और पक्की जांच होनी चाहिए। जब मैंने अपने स्तर पर पता कर लिया कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, तो मैंने इसके लिए तत्काल एसटीएफ और विजिलेंस को जांच दी। कुछ जांच विजिलेंस के पास है, कुछ एसटीएफ के पास है, दोनों ही संस्थाएं मिलकर जांच कर रही हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में मैं समझता हूं किसी भी मामले में एक साथ इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई होंगी। 45 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके साथ साथ
अब जांच चल रही है तो जांच तो वही संस्था करवाती थी। इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी, जो खाली पोस्ट पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी पूरी तरह से ठप होने वाली थी, क्योंकि पूरी जांच आयोग की जांच हो रही है तो परीक्षा कौन करवाएगा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे बेटे बेटियों को जिनको आगे नौकरियां मिलनी है उनका एक दिन का भी समय खराब न हो। और हमने तय किया, मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है वो सारी की सारी उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं औपचारिकताओं के साथ ये सारी की सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग करेगा भाइयों बहनों। और मैंने उस समय कहा था तो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिन्होंने अपने समय में काम नहीं किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी कभी कोई आदत नहीं है कि मैं कभी किसी पर आरोप लगाऊं, किसी की आलोचना करूं। इस प्रकार की राजनीति में नहीं करता हूं। मैं केवल अपने काम करने पर विश्वास करता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। और मैंने उस समय कहा था कि अक्टूबर माह में हम इन सभी होने वाली परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करेंगे, उनका कैलेंडर जारी करेंगे और दिसंबर माह में सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। भाइयों बहनों, अक्टूबर के माह में इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। दिसंबर में ये 7000 परीक्षाएं हमारी सारी संपन्न हो जाएगी। आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने लगाई ई चौपाल। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो वही जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने ई चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी सोनिका मीणा विकासखंड कालसी से समस्याएं सुन रही है। वहीं आपको बता दें कि समस्याओं के समाधान करने में जुटी डीएम सोनिका। तो लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से करे समाधान, ऐसे भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही साथ डीएम सोनिका मीणा ने अधिकारियों को ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने ई चौपाल लगाई। तो वहीं जिलाधिकारी ने ई चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका मीणा विकासखंड कालसी की सुन रही है समस्या। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको वहाँ पे आप जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको दिखवा लें, ठीक है। जिला पर डीपीआर साहब और एसडीएम साहब तीनों मिलके इस मैटर को रिजॉल्व करें कि ये कूड़ा, क्योंकि देखो दोनों चीजें हैं, कूड़ा जाएगा कहाँ, ये कूड़ा कहाँ जाएगा इसका भी देखना पड़ेगा। तो प्रमुख जी आपको की दो चीजें हैं, एक तो कूड़ा कलेक्ट करना और दूसरा कूड़े को डालना। तो ये दोनों चीजें जो है वो अकेला एक आदमी नहीं कर सकता है, वहाँ पे ग्राम सभा भी है। तो आप सब मिलके पहले तो कहाँ डिस्पोजल होना है वो देखना पड़ेगा। तो कहीं ग्राम सभा की जमीन होगी, प्रधान जी से वहाँ की बात करें, जहाँ आप वो बना लो। याद है डीपीआर साहब ये डिस्कशन हो रहा था ना हमारा। तो जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने ई चौपाल लगाई, जहां पर ई चौपाल के माध्यम से वो लोगों की समस्याएं सुन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका मीणा विकासखंड कालसी की सुन रही है समस्याओं के समाधान करने में जुटी डीएम सोनिका। तो साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। वहीं डीएम सोनिका मीणा ने अधिकारियों को ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों के त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग भी इस आयोजन में सहयोगी होंगे। विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सचिव सूचना अभिनव कुमार ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स में इस बार 100 लेखक
40 सेशन और 10 किताबों का विमोचन आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं अभिनव कुमार के साथ पूर्व IAS अधिकारी संजीव चोपड़ा ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे और वहां CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं 13 नवंबर को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि 5 सालों से लगातार ये आयोजन देहरादून में हो रहा है और इस बार मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार भी इसमें भागीदार है। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति को लेकर भी चर्चा होगी। वर्तमान में इस नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सचिव सूचना अभिनव कुमार ने कहा कि 1-2 महीने के अंदर फिल्म नीति को फाइनल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक आउटडोर शूटिंग पर ही फोकस होता था, लेकिन अब प्रयास है कि फिल्म से जुड़ा हर पहलू, लेखन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी यहीं पर की जाए। कल्चर और बुक लवर्स की नगरी रहा है और पिछले 6 साल से देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6वां एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इस वर्ष के एडिशन के बारे में हमारे पास जानकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको ओके किया और ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश का सूचना विभाग और हमारे प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसके आयोजन में एक सक्रिय भूमिका निभाए। और उसी के क्रम में इसका आज ये आप लोगों के समक्ष जो 2 दिवस का कार्यक्रम है इसको जारी किया गया है। और अब इसके बारे में और विस्तार से बताने के लिए मैं श्री संजीव चोपड़ा जी से आग्रह करूंगा, जो कि जिन्होंने कि इसको पहली बार इसकी रचना की थी, इसकी परिकल्पना की थी, तो वो इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सरोवर नगरी नैनीताल के आलू खेत क्षेत्र में विगत दिनों मूसलाधार बारिश के चलते कुछ ग्रामीणों के यहां भूस्खलन से नुकसान हो गया था, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य ने संयुक्त रूप से संबंधित अधिकारियों के साथ आलू खेत में पहुंचकर भूस्खलन आपदाग्रस्त गांव का निरीक्षण कर प्रभावित ग्रामीणों से उनका हालचाल पूछा और जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्र में कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि खतरों से खेलना हमारी नियति बन गई है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के रहने के लिए व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने कहा कि धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। की बात भी आ रही है, उनको फिलहाल टेम्परेरी तरीके से अलग रखने की व्यवस्था भी कर दी गई है और इसके लिए पूरे भूगर्भ शास्त्री से लेकर PWD और कंसर्निंग विभाग जो भी थे उन सब लोगों को बुलाकर कल से ही इसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी। आज स्वयं हम लोग माननीय विधायक जी और हम लोग यहाँ देखने आए हैं। धनराशि की कोई कमी आपदा में नहीं है, जितनी धनराशि लगेगी उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। धनराशि की कोई भी कमी नहीं है और तो और जो शेल्टर होते हैं, बड़े बड़े शेल्टर, उसके लिए भी हमारे पास धनराशि उपलब्ध है। सरकार जिस समय चाहेगी, जहां उचित होगा वहां बना देगी। रुड़की तहसील परिसर में देश के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 91वीं जयंती वर्ष मनाई गई। वहीं बीजेपी नेता प्रदेशाध्यक्ष मानवाधिकार संगठन ब्यूरो एडवोकेट नवीन जैन ने बताया कि आज हम अपने कैंप रुड़की तहसील कार्यालय पर APJ अब्दुल कलाम की 91वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मना रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र जैन ने बताया कि सबसे पहले तो मैं इस देश के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रणाम करता हूं और अपनी ओर से श्रद्धा सुमन पुष्प उनके चरणों में अर्पित करता हूं। तहसील परिसर कैंप कार्यालय पर हमने राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन की 91वीं जयंती वर्ष को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर मनाई है। सबसे पहले तो मैं इस देश के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति
मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को प्रणाम करता हूं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। काशीपुर गुरप्रीत के परिवार वालों ने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, इस हत्या में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और डीजीपी सम्मिलित हुए थे, लेकिन गुरप्रीत की हत्या में किसी भी आला अधिकारी और प्रशासनिक अमले का न आना ये साबित करता है कि सिख समुदाय अल्पसंख्यक के खिलाफ दोनों ही राज्य हैं। वहीं उनके परिवार के लोगों ने कहा कि ये कहां का न्याय है कि पीड़ित परिवार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है, जबकि घटनास्थल उत्तराखंड की है और रिपोर्ट दर्ज यूपी में हो रही है। तो वहीं उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जाता, तब तक गुरप्रीत की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, शासन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी माँ के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। कपाट बंद होने से पूर्व श्रद्धालुओं का लग रहा है तांता। 42 लाख से अधिक यात्रियों ने किया अब तक दर्शन। पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड हुए ध्वस्त। अभी भी हजारों की संख्या में चारधाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, चारधाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता देंगे अब तक 42 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां कपाट बंद होने से पूर्व श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। तो चारधाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त हुए। तो वहीं अब तक 42 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए हैं और अभी भी हजारों की संख्या में चारधाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आस्था का सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? हाँ, जागृति कहें तो अब अंतिम चरणों की अगर हम बात करें, अब चारधाम की यात्रा रह गई है, क्योंकि बद्रीनाथ भले ही 19 नवंबर को बंद हो रहा है अगले महीने, लेकिन केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री बात करें तो 26 और 27 अक्टूबर को तीन धामों के कपाट बंद हो रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार अब कहें तो मानसून भी लगभग समाप्त हो गया, खुली धूप है लगातार। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ से जब यह तीनों चारों कपाटों की सूचना आ गई है कि किस किस डेट को बंद हो रहे हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक सैलाब सा उमड़ पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाए और अब वो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे केदार व बद्रीनाथ हो, वहाँ जबरदस्त लोगों में उत्साह है और लोग काफी संख्या में वहां पहुंचे। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि केदारनाथ की बात करें 27 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कपाट बंधन से पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर भगवान के दरबार पे आ सकते हैं। तो कुल मिला के कहें तो लगातार एक सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पर श्रद्धालुओं का। लगातार केदारनाथ की स्थिति अब 10,000 से अधिक लोग प्रतिदिन वहां जा रहे हैं और इतना रश है कि कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर्स की जो बुकिंग है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोग पैदल ही दौड़ पड़ रहे हैं। 14 से 28 किलोमीटर की चढ़ाई चल रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं एक सैलाब सा लोगों में आस्था का दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। और कहें तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। लगभग 42 लाख के लोग लगभग श्रद्धालु इस बार पहुंच चुके हैं और भले ही मैंने कहा ना अक्टूबर में 3 धामों का कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के अगले महीने कपाट बंद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा इस बार ऐतिहासिक बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं कहूँ तो लगातार मैं कह रहा हूँ काफी संख्या में, हजारों की संख्या में बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ की बात करें,
बद्रीनाथ भले 19 नवंबर को बंद हो रहा है, लेकिन जो केदारनाथ धाम है वो 27 अक्टूबर को बंद हो रहा है। तो केदारनाथ में जबरदस्त कहूँ तो हजारों की संख्या में अब उमड़ रहा है, लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाई क्योंकि इतना रश पहुंच चुका है, लेकिन लोग पैदल ही केदारनाथ बाबा की जो 27-28 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लोग उसी के द्वारा लगातार पैदल मार्ग से भी लगातार जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहें कि व्यवस्थाएं चाक-चौबंद है। इसी महीने 3 धामों का कपाट बंद होने हैं, बद्रीनाथ धाम के 19 नवंबर को बंद होने हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस बार जो 42 लाख का जो आंकड़ा इस पर छू चुका है, और ये मुझे लगता है कि संख्या और कितनी अधिक जाती है। जब 19 नवंबर जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे तब पूरी एक संख्या निकल के आएगी कि इतने लाख लोग निकल गए, और मुझे लगता है कि जो संख्या है ये ऐतिहासिक होगी इस बार। जी बिल्कुल कमल शर्मा जी, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बीते दिनों देखा गया कि चमोली में भी बर्फबारी हुई, ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है, और क्या चारधाम यात्रा को मौसम प्रभावित कर सकता है? हाँ बिल्कुल, कहें तो हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी चल रही थी और वो 10 अक्टूबर को कपाट बंद हो चुके हैं। वहां भी 3 लाख से अधिक संगतों ने वहां मत्था टेका, लेकिन 10 अक्टूबर कपाट बंद हो गए। कहीं केदारनाथ की बद्रीनाथ की अभी बीच में बर्फबारी हुई थी, ऊपर की पहाड़ी में बर्फबारी हुई है, मौसम काफी वहां पर ठंडा है, लेकिन धूप भी खिली हुई है। अगर हम कहें तो दोपहर लगभग 4-5 बार, रात को थोड़ा मौसम वो कहीं ना कहीं बरसात वाला होता है, लेकिन सुबह जो अगर कहें तो लगातार धूप खिली हुई है और हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं और भगवान बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर में दिन कितने रहेगा, आज 15 अक्टूबर हो गई है, तो लगभग 10 से 12 दिन के लगभग और हम बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के लगे हैं। और मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है कि वो भी केदारनाथ आ सकते हैं कपाट बंद होने से पूर्व, दीपावली से पूर्व। तो कहीं ना कहीं अब वहां पर उसके लेके भी अच्छे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और जो लोग नहीं जा पाए थे वो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी चले जाए, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट हो जाता है तो आम दर्शकों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और यात्रा उनको जाने को रोका जाता है। तो कुल मिला के कहें लोग पहले ही जाना चाह रहे हैं कि जिससे वो भी भगवान बद्रीनाथ के और केदारनाथ के दर्शन करके वापिस आ जाए। जी बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बीते 2 सालों से यात्रा प्रभावित रही और ऐसे में व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ, उनके व्यापार पर काफी असर पड़ा, लेकिन इस बार जिस तरह से बताया जा रहा है कि श्रद्धालु हजारों की संख्या में आए दिन वहां पर पहुंच रहे, ऐसे में व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, कहें तो 2 वर्ष जो पिछले कहें वो कहीं ना कहीं कोरोना एक ऐसी बीमारी आ गई थी और उसके बाद एक ऐसी गाइडलाइन राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कि बिल्कुल लोगों को आना बंद हो गया था। कुछ ही सैकड़ों की संख्या में 200, 300, 400 लोग आ रहे थे, वो भी जो गाइडलाइन का पालन कर रहा था, जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट ला रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि 2022 जो है ये पूरा उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सुखद रहा, क्योंकि सारी गाइडलाइन यहाँ खत्म कर दी गई थी कोरोना की। तो उसको हम देख रहे थे कि जैसे गाइडलाइन खत्म हुई कुछ नहीं हुआ, तो लगातार यहाँ सैलाब उमड़ पड़ रहा है। जो 34 लाख का रिकॉर्ड था 2019 का, वो लगभग हम कहें तो काफी उससे आगे चला गया है। लगभग 7-8 लाख लोग उससे फालतू चले गए, 42 लाख की लगभग फिगर बताई जा रही है, और मुझे लगता है संख्या और भी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के कहें कि आर्थिक स्थिति के लोगों की पिछले 2 साल जो काफी खराब रही, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, और व्यापारियों के चेहरों में भी कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सारे ई स्कूटर ब्रांड्स लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। कोई बेस्ट पुट्टी दीजिए जिसकी फिनिश धांसू हो, वेदर प्रूफ हो और पपड़ी कभी ना छूटे, कवरेज एरिया ज्यादा हो। ये है सकरनी बाल पुट्टी सोमो, भारत का पहला ISI प्रमाणित सकरनी बॉल पुट्टी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सारे ई स्कूटर ब्रांड्स लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। न झूठ न फरेब, न धर्म न जात, न तोड़ना न मरोड़ना, खबर जो सही वो कही। thevibrantnews.com, सिर्फ काम की बात। गलती किसकी थी? उस माँ बाप की जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े थे, या उस सास की जिसने मुझे हमेशा ही बेटी माना, या उस पति की जो बिना कहे अपना फर्ज पूरा कर रहा था, या फिर किसी और की। खैर, गलती किसी की भी हो, आखिर सजा तो मुझे ही मिली, और वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं प्रीति जल्द आ रही हूँ आपसे मिलने, अपनी कहानी लेकर। घर घर जाकर के अलग जगाया इस आजादी के लिए। इन्होंने राजाओं को बिगुल फूंका था,
प्राची से या किसी भी स्थान से याद नहीं किया गया है।